कभी आपने वो सीसॉ झूला देखा है पार्क में, या शायद कोई पुराना तराजू? कैसे ये जब दोनों पलड़े एकदम बराबर हो जाते हैं हाँ। तो वो एक ठहराव सा आ जाता है, बैलेंस। हाँ बिल्कुल, और ऐसा ही एक बैलेंस, एक संतुलन का आइडिया केमिस्ट्री में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी को हम अंग्रेजी में इक्विलिब्रियम कहते हैं। हाँ, इक्विलिब्रियम। तो आज हम इसी इक्विलिब्रियम पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, है ना? समझेंगे कि ये केमिकल रिएक्शंस में कैसे काम करता है। तो हम देखेंगे कि फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है, और फिर खास तौर पर केमिकल इक्विलिब्रियम यानी रासायनिक साम्यावस्था, और साथ में एसिड्स और बेसिस के कॉन्सेप्ट्स, और कौन सी चीजें, मतलब कौन से फैक्टर्स हैं जो इस इक्विलिब्रियम पर असर डालते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो केमिकल इक्विलिब्रियम से शुरू करते हैं। ये वो स्टेज है जब रिएक्शन रुक जाता है क्या, ऐसा कुछ? रुकता नहीं है, पर ऐसा लगता है कि रुक गया है। केमिकल इक्विलिब्रियम असल में वो अवस्था है जब रिएक्शन में जो चीजें हिस्सा ले रही हैं, मतलब रिएक्टेंट्स, और जो बन रहे हैं यानी प्रोडक्ट्स, उनकी मात्रा, जिसे हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, वो स्थिर हो जाती हैं, वो बदलती नहीं। अच्छा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिएक्शन के आगे जाने की स्पीड, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, और रिएक्शन के पीछे आने की स्पीड, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, वो एकदम बराबर हो जाते हैं। समझ गया। मतलब लेन देन चल रहा है पर नेट में कुछ बदल नहीं रहा, दिखता नहीं। और फिजिकल इक्विलिब्रियम वो क्या चीज है? वो फिजिकल स्टेट से जुड़ा है। हाँ, वो फिजिकल स्टेट्स के बीच का बैलेंस है। जैसे मान लीजिए बर्फ और पानी। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पानी में बदलती है और पानी बर्फ में। जब ये दोनों रेट बराबर हो जाएं, तो वो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है। ऐसे ही लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम होता है, जहां इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट सेम हो जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही है, गतिशील संतुलन। सोचिए एक बाल्टी है, उसमें नीचे एक छेद है। आप ऊपर से पानी डाल रहे हैं और नीचे से निकल रहा है। एक टाइम आएगा जब पानी का लेवल फिक्स हो जाएगा, है ना? जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। लेवल तो स्थिर है, पर पानी का आना जाना रुका नहीं है, वो डायनामिक है। केमिकल इक्विलिब्रियम भी ऐसा ही होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पर अगर हम इस बैलेंस को डिस्टर्ब करें तो, मतलब मान लीजिए तापमान बदल दिया या किसी चीज की मात्रा, कॉन्सेंट्रेशन बदल दी। हाँ, तो यहीं पे एक बहुत फेमस प्रिंसिपल काम आता है, ला शातिलियर्स प्रिंसिपल, ला शातिलियर का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और आप उस पर कोई स्ट्रेस डालते हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेशन बदलते हैं या प्रेशर बदलते हैं या टेम्परेचर, तो सिस्टम उस बदलाव का असर कम करने की कोशिश करेगा। वो उस दिशा में शिफ्ट होगा जिससे स्ट्रेस कम हो जाए। अच्छा, मतलब अगर हमने रिएक्टेंट ज्यादा डाल दिया तो सिस्टम उसे खत्म करने के लिए ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, उस तरफ शिफ्ट होगा। बिल्कुल, ताकि बढ़ी हुई कॉन्सेंट्रेशन कम हो सके। इसी तरह टेम्परेचर का भी असर होता है। अगर रिएक्शन गर्मी छोड़ती है, मतलब एक्सोथर्मिक है, तो तापमान बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा ताकि गर्मी कम हो। और अगर गर्मी सोखती है, एंडोथर्मिक है, तो तापमान बढ़ाने पर वो आगे जाएगा ताकि और गर्मी इस्तेमाल हो सके। ये समझना तो बहुत जरूरी है कि सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम की बात करते हुए आयंस का जिक्र भी आता है, और वो हमें एसिड्स और बेसिस तक ले जाता है। इनको समझने के भी अलग अलग तरीके हैं, है ना? मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट्स। टाइम के साथ इनकी डेफिनेशन बेहतर होती गई। सबसे पहले अर्हेनियस कॉन्सेप्ट आया था। अर्हेनियस के हिसाब से एसिड्स वो हैं जो पानी में घुलने पर H+ आयन देते हैं, और बेसिस वो हैं जो पानी में OH- मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। काफी सीधा सा है, लेकिन शायद ये हर जगह फिट नहीं बैठता था। सही कहा, कुछ लिमिटेशंस थी। तो फिर आया ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट। ये प्रोटॉन H+ के लेन देन पर फोकस करता है। इनके अनुसार एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनेटर है, मतलब प्रोटॉन देता है, और बेस वो है जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, यानी प्रोटॉन लेता है। अच्छा, डोनर और एक्सेप्टर। हाँ, और इसी से कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का आइडिया भी निकला। ऐसे जोड़े जो सिर्फ एक प्रोटॉन के फर्क से बनते हैं। ओके, और एक और कॉन्सेप्ट है शायद, लुईस कॉन्सेप्ट, वो इलेक्ट्रॉन से जुड़ा है। हाँ, लुईस कॉन्सेप्ट सबसे जनरल माना जाता है। लुईस के अनुसार एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, और बेस वो है
जो इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी डोनेट कर सकता है। ये ज्यादा व्यापक है। समझ गया। एसिड बेस की बात हो रही है तो पीएच स्केल को कैसे भूल सकते हैं? ये क्या मापता है असल में? पीएच स्केल, हाँ, ये बस एक तरीका है ये बताने का कि कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना बेसिक। ये H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पर बेस्ड होता है। स्केल नॉर्मली 0 से 14 तक होता है। 7 मतलब न्यूट्रल है ना, जैसे पानी। हाँ, pH 7 न्यूट्रल होता है। 7 से कम एसिडिक और 7 से ज्यादा बेसिक या एल्कलाइन। ठीक है। और एक आखिरी जरूरी टर्म है इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स ये वो सब्सटेंसेस हैं जिन्हें अगर पानी जैसे किसी सॉल्वेंट में घोला जाए तो वो आयंस में टूट जाते हैं, और क्योंकि अब आयंस मौजूद हैं वो सोल्यूशन बिजली कंडक्ट कर सकता है। ऐसे सोल्यूशन को हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं जो कंडक्ट करता है। और इसमें भी स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं शायद? बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो हैं जो पानी में जाकर लगभग पूरे के पूरे आयंस में बदल जाते हैं, पूरी तरह डिसोसिएट या आयोनाइज हो जाते हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स थोड़े ही आयोनाइज होते हैं। वो आयंस और बिना आयोनाइज हुए मॉलिक्यूल के बीच एक इक्विलिब्रियम बना लेते हैं। अच्छा, तो आज हमने केमिस्ट्री में संतुलन मतलब इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को समझा, देखा कि ल शैथिलियस प्रिंसिपल कैसे काम करता है, एसिड और बेस के मुख्य कॉन्सेप्ट्स अर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, लुइस, इनको जाना, पीएच स्केल की बात की और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में भी समझा, और खास तौर पर इन अंग्रेजी टर्म्स पर ध्यान दिया। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये कि केमिकल इक्विलिब्रियम कोई रुकी हुई चीज नहीं है। ये एक डायनामिक स्टेट है, एक गतिशील अवस्था जहां फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोसेस लगातार चल रहे हैं, बस बराबर रेट पर। एकदम सही। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, क्या ये संतुलन का सिद्धांत सिर्फ केमिस्ट्री लैब तक ही है, या हमारे आसपास प्रकृति में, हमारे अपने शरीर के अंदर, या शायद समाज में भी? क्या ऐसे ही डायनामिक बैलेंस काम करते हैं? सोचने वाली बात है।